मणिपुर, वो राज्य जो पिछले 4 साल से जल रहा है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों नाकाम रही हैं इसको रोकने में। सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हुए हैं। जहां का जख्म लगातार रिस रहा है, लेकिन उस पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। शायद इसलिए कि वहां चुनाव नहीं है, क्योंकि जहां चुनाव है वहां के नजारे देखिए। बंगाल और असम दोनों जगह घुसपैठिया और देश की सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। बंगाल में तो हर दूसरा, खासकर बीजेपी का नेता यही भय बता रहा है। पर इन दोनों राज्यों के पड़ोस में जो चल रहा है वहां की बात क्यों नहीं हो रही? सरकार के तमाम बड़े मंत्री चुनावी प्रदेशों में जा रहे, भाषण दे रहे हैं, पर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो भी तब जब मणिपुर का संघर्ष अब 2 समुदायों तक सीमित नहीं रहा। अब तीनों बड़े समुदाय अलग अलग घटनाओं के जरिए एक ही संकट में उलझते दिख रहे हैं, और यही इस पूरी कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। एक और तस्वीर है, बंगाल में चुनावों से पहले सुरक्षा की हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हजारों केंद्रीय बल तैनात किए जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक पहुंचाई जा रही हैं। मगर मणिपुर में तस्वीर अलग है। राज्य के गृह मंत्री गोविंदास कोंथोजाम बताते हैं कि पहले यहां 272 कंपनियां तैनात थी, लेकिन चुनाव के कारण 88 कंपनियां वापस बुला ली गईं। कुछ और हटाने की तैयारी भी थी, जिसे बाद में रोका गया। इस समय राज्य में 184 कंपनियां ही बची हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में चुनाव करवाने के लिए मणिपुर की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है? आज की वीडियो में यही सब समझेंगे, साथ ही मणिपुर हिंसा की पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले इस पूरी कहानी के सबसे ताजा सिरा पकड़ते हैं। तारीख थी 6 अप्रैल 2026। बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगला ओबी अवांग लेकाई गांव में एक घर पर हमला होता है। ये कोई सामान्य हमला नहीं था। एक रॉकेट जैसा प्रोजेक्टाइल सीधे घर के अंदर आ गिरता है। घर में सो रहे 2 छोटे बच्चे, एक 4 साल का और दूसरी 5 महीने की, दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पिता उस समय ड्यूटी पर बाहर थे। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे इम्फाल वैली को हिला दिया। गुस्सा सड़कों पर उतर आया। हमले के बाद तुरंत आरोप लगे। मैतेई समुदाय ने कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार बताया। कुकी संगठनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मामला जांच एजेंसी को सौंपा गया, लेकिन दिन बीतते गए और गिरफ्तारी कोई भी नहीं हुई। यहीं से गुस्सा और बढ़ता है। बिष्णुपुर में भीड़ इकट्ठा होती है। एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। गाड़ियां जला दी जाती हैं, हालात बिगड़ते हैं। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई करते हैं, फायरिंग होती है। 3 लोगों की मौत हो जाती है, 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। कुकी बनाम मैतेई का घाव फिर से हरा हो गया, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। अगला मोड़ आया 4 दिन बाद, तारीख 10 अप्रैल 2026। मणिपुर का नागा बहुल्य जिला उखरूल। एक बीएसएफ जवान गश्त पर था। 2 समूहों के बीच गोलीबारी होती है। वो बीच में फंस जाता है, गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। ये घटना बेहद अहम है, क्योंकि अब तक नागा समुदाय इस संघर्ष से दूरी बनाए हुए था, लेकिन अब हिंसा उसके इलाके तक पहुंच चुकी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन सच साफ नहीं होता। फिर 18 अप्रैल को एक और बड़ा हमला होता है। इम्फाल उखरूल हाईवे पर एक काफिले को निशाना बनाया जाता है। स्नाइपर और लंबी दूरी के हथियारों से हमला होता है। 2 नागा नागरिकों की मौत हो जाती है। ये मणिपुर हिंसा के 4 साल के सिलसिले में चिंताजनक मोड़ था। 1990 के दशक में कुकी और नागा समुदाय के बीच बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें 1992 से 1998 के बीच 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है? ये वो सवाल था जिसने सुरक्षा बलों की पेशानियों पर बल डाल दिए, लेकिन ये सारी हिंसा अनायास ही घटती हुई नहीं दिख रही थी। मणिपुर में हिंसा के ताजा सिलसिले की टाइमिंग कुछ और इशारा कर रही थी। 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मैती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा की शुरुआत हुई। करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार इस हिंसा को काबू पाने में फिसड्डी दिखाई दे रही थी। आखिरकार केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा ले लिया। इसके बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र सरकार ने अजय भल्ला को मणिपुर का नया गवर्नर नियुक्त किया। भल्ला इससे पहले गृह सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। उनकी छवि एक हार्ड टास्क मास्टर की तरह रही है। अजय भल्ला की नियुक्ति के करीब 1 साल बाद स्थितियां सामान्य होती दिखाई दे रही थी। ऐसे में पॉलिटिकल प्रोसेस फिर शुरू हुई और 4 फरवरी को बीजेपी के युमनाम खेमचंद सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इसके महज 3 दिन बाद शांत दिख रहे मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क जाती है। 7 फरवरी 2026 उखरूल का लिटान इलाका, एक नागा युवक पर हमला हुआ। युवक का नाम स्टार्लिंग
कहा गया कि ये नागा युवक नशे की हालत में उपद्रव कर रहा था, जिसके जवाब में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले ये सामान्य झगड़ा लग रहा था, लेकिन जल्द ही ये जातीय तनाव में बदल गया। पिछले 4 साल से नागा समुदाय ने खुद को इस विवाद से दूर रखा था, लेकिन इस छोटी सी घटना ने मणिपुर हिंसा को नया मोड़ दे दिया। अब नागा और कुकी समुदाय एक दूसरे पर हमलावर थे। दोनों समुदायों के बीच हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस घटना से इस हिंसक इतिहास को इसकी यादें ताज़ा हो गई। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 1994 के साल में चलना पड़ेगा। 1994 अक्टूबर की 19 तारीख 45 यात्रियों से लदी हुई एक बस मणिपुर के सुदूर जिले नोनी से इम्फॉल की तरफ जा रही थी। जैसे ही बस तमंगलोंग जिले के सिनमखुल गांव के पास पहुंची, 40 हथियारबंद लोगों ने बस को घेर लिया। ये लोग नए बने मिलिटेंट संगठन कुकी नेशनल फ्रंट के सदस्य थे। इन लोगों ने आवाज दी कि अगर बस में कोई मैतेई समुदाय का आदमी सवार है तो वो नीचे उतर जाए, लेकिन हथियारबंद लोगों को देखकर बस में बैठे 5 मैतेई समुदाय के लोगों की हिम्मत जवाब देगी। बस से कोई नहीं उतरा। इसके बाद केएनएफ के मिलिटेंट इस नतीजे पर पहुंचे कि पूरी बस में नागा समुदाय के लोग ही सवार हैं। उन्होंने इन्हें मारने के लिए गोली जाया करना ठीक नहीं समझा और पूरी बस को खाई में धकेल दिया। इस बस में सवार कुल 37 लोग मारे गए, 12 लोग घायल हुए। मरने वालों में 1 साल का एक बच्चा और 1.5 और 3 साल की 2 बच्चियां शामिल थीं। 1992-97 के बीच दोनों कुकी और नागा समुदाय के बीच हुई हिंसा में 470 कुकी और 207 नागा समुदाय के लोग मारे गए। 2870 कुकी और 2582 नागाओं के घर जला दिए गए। नागा कुकी हिंसा का दौर मणिपुर की याददाश्त में अब भी नत्थी है और फिर से ये दोनों समुदाय आमने सामने हैं। पुराने घाव फिर से हरे होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुकी, नागा और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा की जड़ें समझने के लिए हमें आज़ादी के वक्त में चलना पड़ेगा। साल 1947, उस समय भारत आज़ाद हुआ और देश में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, जिनमें मणिपुर भी एक थी। मणिपुर में उस वक्त राजा बोधचंद्र सिंह का शासन था। आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तो भारत सरकार ने सभी रियासतों को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करवाएगी, जिसमें रक्षा, संचार और कुछ अहम विषय भारत सरकार के पास गए, जबकि बाकी प्रशासन रियासतों के पास ही रहा। बाद में धीरे धीरे इन रियासतों का भारत में विलय कराया गया। मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने भी शुरुआत में एक्सेशन साइन किया, लेकिन वे एक अलग संविधान के साथ मणिपुर को चलाना चाहते थे। भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1949 में राजा शिलांग गए हुए थे, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया और उनसे मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करवाए गए। 21 सितंबर 1949 को यह समझौता हुआ और 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यहीं से विवाद की एक बड़ी जड़ शुरू होती है। मणिपुर के मैतेई समुदाय का कहना है कि 1949 से पहले उन्हें एक ट्राइबल यानी आदिवासी समुदाय माना जाता था, लेकिन भारत में विलय के बाद उनका यह दर्जा खत्म हो गया। विवाद की दूसरी बड़ी वजह 1960 का मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट बना। इस कानून के तहत पहाड़ी इलाकों को आदिवासी समुदाय के लिए सुरक्षित कर दिया गया, यानी कुकी और नागा जैसे जनजातीय समुदाय वहां जमीन खरीद सकते थे, रह सकते थे, लेकिन मैतेई समुदाय जो मुख्य रूप से इम्फॉल घाटी में रहता है, उसे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने या बसने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ एक असंतुलन पैदा हुआ। मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा इम्फॉल घाटी है, लेकिन यहाँ पर करीब 57% आबादी रहती है, जिसमें ज्यादातर मैतेई है। बाकी 90% हिस्सा पहाड़ी इलाकों का है, जहां कुकी और नागा समुदाय रहते हैं, यानी ज्यादा आबादी छोटे इलाके में सिमट गई, जबकि बड़ा इलाका उनके लिए बंद हो गया। कुकी समुदाय की अपनी एक अलग कहानी है। इतिहास में ओल्ड कुकी और न्यू कुकी का जिक्र मिलता है। ओल्ड कुकी सदियों से मणिपुर में बसे हुए थे और उनका नागा समुदाय के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहा। वही न्यू कुकी समुदाय 18वीं और 19वीं सदी में बड़ी संख्या में यहाँ आया, जब अंग्रेजों ने उन्हें रणनीतिक रूप से बसाया ताकि नागा हमलों से बचाव किया जा सके। 1917 से 1919 के बीच एंग्लो कुकी वॉर भी हुआ। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को अपने युद्ध के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने लेबर कॉर्प्स बनाया। लेबर कॉर्प्स का मतलब सीधा युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि सेना के पीछे रहकर जरूरी काम करना, जैसे सैनिकों के लिए राशन और हथियार ढूंढना, सड़कों और पुलों का निर्माण करना, गोला बारूद पहुंचाना, घायल सैनिकों को निकालना और कैंप की व्यवस्था संभालना। अंग्रेजों ने मणिपुर के राजा पर दबाव डाला कि वे नागा, कुकी, लोसाई और दूसरे जनजातीय समुदायों के लोगों को इस लेबर कॉर्प्स में शामिल करें। कई इलाकों में लोगों को जबरन भर्ती करने की कोशिश भी हुई, लेकिन कुकी समुदाय के लोकल लीडर, जिसमें चिंग, जपाऊ, खुतनी, थांगा, तनतीन तोंग शामिल थे, इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि वे अंग्रेजों के लिए इस तरह काम नहीं करेंगे, खासकर जब ये उनके हित में नहीं है। यहीं से 1917 में विद्रोह शुरू हुआ। कुकी समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये संघर्ष करीब 2 साल तक चला।
आखिरकार 1919 में कुकी नेताओं को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने इस इलाके में अपना नियंत्रण मजबूत किया और धीरे धीरे मिशनरियों के जरिए ईसाई धर्म का प्रभाव भी यहाँ बढ़ने लगा। समय के साथ कुकी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा ईसाई बन गया। आज कुकी और नागा समुदाय मुख्य रूप से ईसाई हैं, जबकि मैतेई समुदाय ज्यादातर हिंदू हैं। धीरे धीरे इन समुदायों के बीच पहचान, जमीन और अधिकार को लेकर खींचतान बढ़ती गई। 2023 में यह तनाव बड़े स्तर की हिंसा में बदल गया, जब मैतेई समुदाय ने फिर से एसटी दर्जे की मांग उठाई। हाईकोर्ट इस पर विचार करने को कहता है, क्योंकि समुदाय इसका विरोध करता है। 3 मई को रैली होती है और फिर हिंसा भड़क जाती है। गांव जलते हैं, लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, सेना तैनात होती है, इंटरनेट बंद होता है, शूट एट साइट जैसे आदेश दिए जाते हैं। 2 साल तक हिंसा चलती रहती है। 250 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ देते हैं। फिर एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया जाता है। हालात संभालने में नाकामी और राजनीतिक दबाव इसके पीछे बड़ा कारण बनते हैं। 13 फरवरी 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। करीब 1 साल बाद 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटता है और उसी दिन युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन हालात अब फिर से मणिपुर में बदतर होते जा रहे हैं। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि मणिपुर में चल रही हिंसा को सिर्फ जातीय या राजनीतिक नजरिए से समझना अधूरा होगा। इसके पीछे एक बड़ा सुरक्षा और आर्थिक एंगल भी हो सकता है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति इसे और संवेदनशील बनाती है। ये राज्य म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है, जहां से लोगों और सामान की आवाजाही लंबे समय से होती रही है। यहीं पर आता है गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र। ये इलाका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच फैला हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े अवैध ड्रग उत्पादन क्षेत्रों में गिना जाता है। पहले यहाँ अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन अब सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथाम्फेटामाइन का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। मणिपुर इस पूरे नेटवर्क के बिल्कुल पास स्थित है। ऐसे में ये इलाका ड्रग्स की तस्करी के लिए एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल होता है। सीमा के आसपास के कई इलाके पहाड़ी और घने जंगलों वाले हैं, जहाँ निगरानी करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि तस्करी करने वाले नेटवर्क इन रास्तों का फायदा उठाते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि जहां भी इस तरह का अवैध कारोबार होता है, वहां स्थिरता बनी रहती है। कई बार नेटवर्क के लिए फायदेमंद भी ये होता है। जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है और स्थानीय समुदायों के बीच टकराव बढ़ता है, तो सुरक्षा बलों को ध्यान बढ़ जाता है और ऐसे नेटवर्क ज्यादा आसानी से काम कर पाते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि मणिपुर की पूरी हिंसा सिर्फ ड्रग्स तस्करी की वजह से है, लेकिन इतना जरूर है कि यह फैक्टर इस पूरे संकट को और जटिल बना देता है। कुल मिलाकर आज की स्थिति ये है कि मणिपुर 3 तरफा तनाव में फंसा हुआ है। मैतेई न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अलग प्रशासन की मांग पर अड़े हैं, और नागा समुदाय अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अब अगर सरकार की बात करें तो वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि हालात को संभालने की कोशिश लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने हाल की हिंसा को शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश बताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो जानबूझकर हालात बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा सवाल उठता है कि भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर वाकई कुछ ऐसे तत्व हैं तो उनको रोकिए ना, यही तो आपका काम है। यही तो राज्य की और केंद्र की डबल इंजन सरकार का काम है। वहीं राज्य के गृह मंत्री गोविंद दास कोंथोजाम का कहना है कि सरकार जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कुछ संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। यानी सरकार का दावा है एक कार्रवाई जारी है और हालात को धीरे धीरे काबू में लाया जा रहा है। मगर सवाल 4 साल से उठ रहा है कि आखिर कब तक ये चलेगा। लेकिन अगर जमीन की हकीकत देखें तो तस्वीर अभी भी चिंताजनक है। कई इलाकों में बंद और शटडाउन का असर जारी है। स्कूल बंद पड़े हैं, रोजमर्रा का जीवन पटरी पर लौट नहीं पा रहा है। आम लोगों के लिए डर और असुरक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई। इसी बीच विपक्ष ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य में तुरंत शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही हाल की घटनाओं, खासकर 7 अप्रैल को 2 मासूम बच्चों की मौत की जांच की बात उठाई है। मणिपुर से कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोइजाम ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर आरोप लगाया है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों की सुरक्षा और शांति बहाल करना सरकार का काम है, लेकिन उसमें कमी दिख रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर समयबद्ध जांच और संस्थागत सुधार की मांग भी की है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि तमाम सरकारी दावों के बावजूद मणिपुर में हालात क्यों बार बार बिगड़ रहे हैं? सरकार जो दावे कर रही है और जमीन पर हालात है, उसमें वो सरकार की कथनी और करनी के फर्क को उधेड़ कर रख देते हैं। मणिपुर फरवरी से हिंसा की चपेट में है, बावजूद इसके यहाँ केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती को घटाया गया। मणिपुर में तैनात सीएपीएफ को चुनाव करवाने के लिए वेस्ट बंगाल भेज दिया गया। ये सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।
मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कौंथोजाम ने खुद बताया कि राज्य में पहले 272 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के तैनात थी, लेकिन जैसे ही अलग अलग राज्यों में चुनाव शुरू हुए इनमें से 88 कंपनियां हटा ली गई। यानी सुरक्षा बलों की संख्या एक झटके में घटकर 184 कंपनियां रह गई। ये कोई छोटी कटौती नहीं है। मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में जहां पहले से ही जातीय तनाव चल रहा हो, वहां सुरक्षा बलों की कमी का सीधा असर जमीन पर दिखता है। कम फोर्स का मतलब है कम गश्त, कम नियंत्रण और हिंसा की घटनाओं को रोकने की क्षमता में कमी। अब दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को देखिए, वहां चुनाव के लिए रिकॉर्ड स्तर पर लगभग 2.4 लाख सीएपीएफ जवान तैनात किए गए। ये किसी भी एक राज्य में चुनाव के दौरान अब तक की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। अगर इसे फेज 1 में कुल 3.4 करोड़ वोटर्स के हिसाब से देखें तो फेज 1 में करीब हर 140 वोटर्स पर एक सुरक्षाकर्मी तैनात है। ये अपने आप में बताता है कि चुनाव को लेकर कितनी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक बंगाल भेजी गई हैं। कोलकाता के साइंस सिटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे सभी प्रमुख दलों के शीर्ष अधिकारी एक साथ मौजूद थे। इस तरह की बैठक आमतौर पर अलग अलग स्तर पर होती है, लेकिन चुनाव के बीच एक ही जगह पर सभी बलों के प्रमुखों का जुटना अभूतपूर्व माना गया। सैकड़ों अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि बंगाल चुनाव को लेकर सुरक्षा कंपनियां किस स्तर पर तैयारी की जा रही है उनकी। यही वजह है कि इस बैठक ने राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसे सामान्य समीक्षा बैठक नहीं बल्कि मिलिट्री स्टाइल टेकओवर की तैयारी जैसा बताया। विपक्ष का कहना था ये सिर्फ सुरक्षा समीक्षा नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन भी है। हालांकि सरकार का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद हटाई गई फोर्स वापस मणिपुर भेज दी जाएंगे और अतिरिक्त बल भी आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो समय सबसे ज्यादा संवेदनशील था उसी दौरान अगर सुरक्षा कमजोर हो जाए तो उसका नुकसान तुरंत और गहरा होता है। यानी एक तरफ सरकार हालात को काबू में बताने और कार्रवाई का दावा कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है। और इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग हैं, जो आज भी डर और अनिश्चितता के बीच जीने को मजबूर हैं। देश के बाकी हिस्सों में चुनाव चलते रहेंगे, बहस होती रहेगी, लेकिन मणिपुर में हालात अब भी नाजुक हैं और अगर समय रहते इस संकट को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो ये आग और फैल सकती है, ऐसा हमें लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मणिपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर भेजें। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी खुशबू ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी ऋषि। शुक्रिया।